सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जो भी मैं लेक्चर्स डालूंगा और जो भी लेक्चर्स डले हुए हैं तो उसको वो आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा लेक्चर अभी तक डल चुका है। और दूसरी बात, मैंने इंडियन इकोनॉमी की भी प्लेलिस्ट बनाई है। इंडियन इकोनॉमी में जो भी लेक्चर्स अभी तक पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में हैं, और जो भी मैं डालूंगा वो सब उसी में ही अपडेट होंगे। और थोड़ा मुझे इंडियन को और क्या कहते हैं बाकी भी लेक्चर्स डालने में, क्या कहते हैं कि बाकी भी लेक्चर्स डालने लग पड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। इंडियन के भी लेक्चर्स मैंने तैयार कर लिए हैं, बस वो मैं एक एक करके डालता जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप टेंशन ना लीजिए। जो भी लेक्चर्स डल गए हैं उनसे आप पहले अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टीआर वीके ओरी और टीआर जैन, इनके बाद मैं क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी से भी इंडियन पढ़ाऊंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने देख ही लिए थे। अब थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड के भी न्यूमेरिकल देखे थे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको मिल जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेम से। और इनकम मेथड के भी न्यूमेरिकल देखे थे, और एक्सपेंडिचर मेथड के भी न्यूमेरिकल देखे थे। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि उसके थ्योरी पार्ट में देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड की थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड की थ्योरी क्या है वह देखिए। वैल्यू एडेड मेथड को सबसे पहली बात प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग जीडीपी एमपी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जीडीपी एमपी से शो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वैल्यू एडेड मेथड अराइज कब होता है? वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? सबसे पहली बात देखिए, जैसे आप कोई चीज, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल है, मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है आपके पास। रॉ मटेरियल से जब आप कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई एक आप मान लीजिए आपके पास क्या कहते हैं वुड है। वुड आपकी हो गई रॉ मटेरियल, और वुड से आपने क्या बनाया? वुड से आपने बेड बना दिया। ठीक है, तो वुड से आपने जब लकड़ी से आपने बेड बना दिया तो आपने क्या करा? लकड़ी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करा होगा, कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा। तो वही वैल्यू एडिशन को ही हम वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा वैल्यू एडिशन होता है, कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है, तब जाके हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है जो कि मार्केट में जाके सेल होता है। तो उसी को ही हम वैल्यू एडेड मेथड निकाला कैसे जाता है वही हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूमेरिकल देखे हैं। इसकी थ्योरी अब थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वैल्यू एडेड मेजर्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेथड को, नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड एक नेशनल इनकम का पार्ट है। नेशनल इनकम तीन तरीके से मेजर करी जाती है, जिसमें से एक वैल्यू एडेड मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडेड मेथड जो है वो नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करता है? वैल्यू एडिशन से। नेशनल इनकम तीन तरीके से एस्टिमेट होती है, जिसमें से पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड में हम वैल्यू एडिशन लेते हैं, मतलब कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कितना वैल्यू ऐड हुई है, मतलब कि कोई चीज बनाते टाइम कितनी वैल्यू ऐड हुई है, उसको हम कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने में, जब हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, और वैल्यू ऐड कौन करेगा भाई? प्रोड्यूसर करेगा, हम लोग तो करेंगे नहीं। जो गुड्स बनाता है वही तो वैल्यू ऐड करेगा। तो गुड्स कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बनाता है एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। तो कुछ नहीं, वैल्यू एडेड मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड सबसे पहली बात एक मेथड है, एक मेजर करने का, नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड है। और दूसरी बात, इसमें वैल्यू एडिशन लेते हैं जो कि प्रोड्यूसर करता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वैल्यू एडेड मेथड को और क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, और एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस टू द प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जितना भी, जो कोई भी प्रोड्यूसर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, वो सारे हमारे वैल्यू एडेड मेथड में कंसीडर करे जाते हैं। मतलब कि जो भी बंदा एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोडक्शन करेगा तो वैल्यू एडिशन होगा, तो वैल्यू एडिशन जितना भी वो कर रहा है वो हमारा सारा वैल्यू एडेड मेथड में कंसीडर करा जाता है। और वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग जीडीपी एमपी से शो करते हैं। और जीडीपी एमपी से जब हम शो करते हैं, फिर उसके बाद, और जीडीपी एमपी जैसे वैल्यू एडेड मेथड आपने निकाल लिया जीडीपी एमपी, अब आपको उससे नेशनल इनकम निकालनी है, तो आप क्या करोगे? एनएनपीएफसी निकालना है आपको। तो कुछ नहीं, जो चीज सबसे पहले आप बात समझिएगा, आपसे अगर कह दिया जाता है कि वैल्यू एडेड मेथड निकालिए, तो वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी एमपी आप निकालेंगे। फिर उसके बाद आप, फिर आपसे अगर कह दिया गया कि नेशनल इनकम निकालिए वैल्यू एडेड मेथड से, तो जीडीपी एमपी निकाल लिया आपने। अब फिर एनएनपीएफसी निकाल दीजिए उसके हल से। और ये सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। ठीक है, अब देखिए, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी।
देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितने का माल है, मान लीजिए आपके पास कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं वो 200 रुपए का है, तो वो आपके हो गए वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है रॉ मटेरियल, मतलब 200 के गुड्स बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा है, मान लीजिए 100 रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, तो अगर 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक रही है, मतलब 100 रुपए का रॉ मटेरियल है और उसे बनाने में, मतलब वो आखिरी में जब सेल हुआ तो 200 रुपए का हुआ, तो कितना हमने वैल्यू एडिशन करा, 100 रुपए का करा। भाई ये 100 रुपए कैसे निकल आया, 100 रुपए ऐसे आया कि जितनी आपकी वैल्यू था, वैल्यू ऑफ आउटपुट जितने का था माइनस आईसी जितने का रॉ मटेरियल लगा था। आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर आईसी को माइनस कर दें, मतलब कि जितने का सामान है उसमें से जितने का रॉ मटेरियल लगा है वो माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कितने का आपने वैल्यू एडिशन करा था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है कि अगर देखिए सबसे पहली बात क्या क्या लिखा है, इट रिफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मैंने अभी बात बताई आपको, कोई भी आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं चीज तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मार्केट में जो चीज बिक रही है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मार्केट वैल्यू। किसी भी चीज की गुड्स की वैल्यू, किसी भी गुड्स की वैल्यू वो वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। ठीक है, जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 1 साल के अंदर। अब देखिए अगर हमारा पूरा माल 1 साल के अंदर बिक जाता है, देखिए क्या लिखा है, इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमारा जो पूरा माल है वो 1 साल के अंदर बिक जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल हो जाता है, सेल्स के इक्वल हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल हो जाता है, सेल्स के इक्वल हो जाता है। जब हमारा जैसे 1 साल में हमने 10 चीजें बनाई और दसों चीजें बिक गई, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही मतलब होता है सेल्स, अगर पूरा माल हमारा बिक गया है उसी साल के अंदर। ठीक है। और अगर कोई माल रह गया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको भी बताया, जैसे आपने 10 डब्बे बनाए, 10 डब्बे अगर आपके उसी साल बिक गए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने 10 डब्बे बनाए उसमें से सिर्फ 8 डब्बे बचे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो माल आपका बिक गया, सॉरी जो माल आपका बच गया, ठीक है, तो 10 में से 8 तो बिक गए तो ये हो गया सेल्स, और चेंज इन स्टॉक में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उस केस में जब हमारा स्टॉक बच जाता है तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वैल्यू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जब हमारा क्या चेंज इन स्टॉक बच जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल में हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू, देखिए जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूले मैंने डिटेल में भी बताए हैं, ये आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वैल्यू एडेड मेथड को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है तो जितना बुक में लिखा है उतना ही मैं बता पाऊंगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह और कौन सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग मतलब जितना लास्ट ईयर के एंड में माल है, और माइनस जितना ईयर के स्टार्टिंग में माल था, अगर आप उन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, वही यहाँ निकाला गया है, देखिए ये चीज समझ रहे हैं। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे होते हैं रॉ मटेरियल, क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। अब देखिए दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए आपने 11 में पढ़ा होगा, एक होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है जिनसे हम प्रोडक्शन करने में जो हेल्प करते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फैक्टर इनपुट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनपुट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फैक्टर इनपुट भी करते हैं, बोलते हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का तो हमारे पास क्या कहते हैं कि दो तरीके के हम इनपुट का यूज करते हैं। जैसे हमने आउटपुट कोई निकालना है तो हम दो तरीके के इनपुट का यूज करते हैं, एक होता है फैक्टर इनपुट, एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट, एनएफआई। तो फैक्टर इनपुट मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट मतलब होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और रॉ मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, 2 बार काउंट हो जाना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार पूछी जा चुकी है डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, 2 बार काउंट हो जाना। 2 बार काउंट कब हो जाना,
जब देखिए आप किसी भी चीज की वैल्यू दो बार काउंट तब करते हैं जब आप जान ही नहीं पाते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तभी होती है जब आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि डबल फाइनल कौन सा गुड्स हमारा फाइनल गुड है, कौन सा गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए। देखिए वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, देखिए जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी, किसी भी कंट्री की जब हम नेशनल इनकम निकाली जाती है तो वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। देखिए नेशनल इनकम का डिफिनेशन क्या होती है, नेशनल इनकम की डिफिनेशन होती है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम की मतलब डिफिनेशन होती है, नेशनल इनकम जब किसी भी कंट्री की निकाली जाती है तो उस कंट्री में जितने भी हमारे गुड्स बने होते हैं एक साल के अंदर, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकाली जाती है तो उस कंट्री में जितने भी गुड्स बने होते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो उस कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स बने होते हैं उनकी वैल्यू को कंसीडर करा जाता है नेशनल इनकम को काउंट करने में, ठीक है। मान लीजिए आपके 10 गुड्स बने, एक कंट्री में 10 गुड्स बने और उनकी वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 हमारी क्या कितनी वैल्यू हो गई, 100 रुपए हो गई कि नहीं हो गई, सारे गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपए हो गई। तो 100 रुपए को काउंट करेंगे हम किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम में जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को काउंट करा जाता है, जितने भी फाइनल गुड्स एक साल के अंदर बने कंट्री में उनकी वैल्यू को कंसिडर करा जाता है, ठीक है। अब देखिए वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी बंदा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की एनकाउंटर कर सकता है। कोई भी जब एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम को तो उसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, तब दो बार काउंट हो ही जाता है। तो उस दो बार काउंटिंग को अवॉइड करने के भी तरीके हैं, बट पहले हम समझते हैं कि ये होती क्यों है। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वन, डबल काउंटिंग तब होता है जब एक गुड्स की वैल्यू दो बार काउंट हो जाती है। दिस हैपन, ये कब होता है, एक चीज की वैल्यू हम दो बार काउंट कब कर लेते हैं, जब दिस हैपेंस व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक चीज की वैल्यू हम दो बार काउंट तब कर लेते हैं जब हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कौन सा गुड्स हमारा फाइनल गुड्स है, कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर से मैं बता देता हूं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होना है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना है, ना ही उसमें कोई वैल्यू एडिशन होना है। वो गुड्स जिनमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है, ना ही कोई उसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से उसे गुजरना है, वो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो जिसमें वैल्यू एडिशन होना होता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होना होता है। तो जब नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की निकाली जाती है तो उसमें हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं, मतलब कि जिसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना, डायरेक्ट वो सेल होने वाली, और जिसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सारे हो चुके हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब अब उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होनी, सीधे उसे सेल होना है, ठीक है ना। अब देखिए एज फार एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, एक अकेले एंटरप्रेन्योर अगर को देखा जाए, इट इज कंसर्न इट सेल एज द फाइनल गुड्स। देखिए अगर कोई नॉर्मल सा बंदा है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, तो वो अगर कोई सेलिंग करता है तो वो क्या मानेगा, फाइनल गुड्स की सेल मानेगा, एज टीट एज सेल एज फाइनल सेल। मतलब कि कोई एक अकेला बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, अगर वो कोई सामान बेचता है तो उसे वो फाइनल सेल मानेगा, फाइनल गुड्स मानेगा। अगर ये इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट ये बात बोले कि एंटरप्रेन्योर जो सेल कर रहा है वो फाइनल सेल है, तो वो गलत बोलेगा, क्योंकि फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड करता है कौन उसे आखिरी में खरीद रहा है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स किस पे डिपेंड करता है, जो उसे आखिरी में खरीद रहा है। नॉर्मल बंदा फाइनल गुड्स ही मानेगा, बट आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता ही है कैसे फाइनल गुड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आप प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यही आप एग्जांपल पेपर में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, सपोज अ फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ व्हीट। एक फार्मर है, एक 1 टन ऑफ व्हीट वो प्रोड्यूस करता है, मार्केट में 400 रुपए का वो बेच देता है जाके। किसको बेचता है, फ्लोर मिल वाले को बेचता है। एक फार्मर है, उसने 1 टन ऑफ व्हीट, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस करा और 400 रुपए का उसने 400 रुपए का किसको, फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न, अगर फार्मर की देखी जाए तो उस फार्मर ने तो फाइनल सेल कर दी है और उसे 400 रुपए मिल गए। फाइनल सेल मतलब कि अब उसने उसे बेच दिया जाके, उसके लिए तो वो फाइनल सेल हो गई, ठीक है ना। इफ ही डज नॉट हैव टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर ऑन द कल्टीवेशन, 400 बिकम द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखिए फार्मर ने 400 रुपए की चीज बेच दी, और अगर उसने 400 रुपए कुछ खर्चा नहीं करा है, मतलब कि कल्टीवेशन वगैरह में कुछ खर्चा नहीं करा है, तो 400 रुपए सीधा सीधा क्या हो गया, 400 रुपए सीधा सीधा उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो गया। बट उसने अगर 400 रुपए मान लीजिए 200-300 रुपए उसने
कल्टीवेशन में खर्चा करा होगा, भाई फार्मिंग करते हैं, पानी लगाते हैं, वो क्या कहते हैं, मशीन से फार्मिंग करते हैं, वैसे तो वीट नहीं ग्रो अप हो जाएगा। तो अगर उसने 400 रुपये में कुछ कल्टीवेशन में नहीं खर्च करा है तो उसने 400 रुपये हमारा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करा है जीडीपी में। अगर उसने 400 रुपये में कुछ ना कुछ कल्टीवेशन में खर्च करा है तो उसने पूरा पूरा 400 रुपये जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि कल्टीवेशन में कुछ ना कुछ चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये मानते हैं कि उसने पूरा पूरा 400 रुपये कल्टीवेशन में कुछ नहीं खर्च करा है, 400 रुपये उसने जीडीपी में काउंट करा है। और फार्मर ने 1 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करा था, जिसको उसने फ्लोर मिल वाले को 400 रुपये का बेचा है। और फार्मर के लिए जो व्हीट उसने सेल करा है वो फाइनल सेल उसने कंसिडर कर ली है, ठीक है। अब देखिए, फाइनल सेल कंसिडर कर ली है और फार्मर ये मानेगा कि उसने जीडीपी में 400 रुपये वैल्यू एड करवाई है, ठीक है। अब उसके बाद अब जो व्हीट फ्लोर मिल वाले ने खरीदा था, भाई देखिए एक मैं बात आपको बता रहा हूँ, फिर से ध्यान सुनिएगा। फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को व्हीट बेचा तो फार्मर के लिए तो फाइनल सेल हो गई, बट फ्लोर मिल वाले के लिए क्या फाइनल सेल है? नहीं। फ्लोर मिल वाले ने एज अ इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा। क्यों फ्लोर मिल वाले ने क्यों उसे एज अ इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा? क्योंकि जो उसने व्हीट खरीदा है फार्मर से, उसे वो कन्वर्ट करेगा। उसने एज अ रॉ मटेरियल ही तो लिया है फार्मर से, जो उसने व्हीट लिया है फ्लोर मिल वाले ने, उसने क्या एज अ रॉ मटेरियल लिया है। तो एज अ जब रॉ मटेरियल लिया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स होगा क्यों? क्योंकि जो व्हीट फार्मर फ्लोर मिल वाले को बेच के गया है वो हमारा फ्लोर मिल वाले के फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि उससे अभी वो आटा बनाएगा, वो सेल करेगा। तो जब आटा बना के सेल करेगा तो वो व्हीट उस फ्लोर मिल वाले के लिए कैसे फाइनल गुड हो गया? तो वही बात यहां लिखी है कि द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। फ्लोर मिल वाले के लिए वो जो व्हीट उसने खरीदा है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और उसको फिर वो किस में कन्वर्ट करेगा? आटे में कन्वर्ट करेगा और बेकरी वाले को 600 रुपए का बेच देगा, ठीक है ना। बेकरी वाले को 600 रुपए का बेच दिया, ठीक है। अब बेकरी वाले, और जब उसने बेकरी वाले को 600 रुपए का बेचा तो फ्लोर मिल वाले के लिए फाइनल सेल हो गई 600 रुपए की, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फार्मर ने व्हीट ग्रो अप करा 400 रुपए का और फ्लोर मिल वाले को बेचा। फार्मर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना करा? 400 रुपए का करा, ठीक है। फ्लोर मिल वाले ने एज अ इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा, फिर उसे आटे में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद फ्लोर मिल वाले ने उसी आटे को बेकरी वाले को बेच दिया 600 रुपए का। तो फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपए का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करा, मतलब 400 रुपए का फार्मर ने करा था, फ्लोर मिल वाले ने 600 का करा, ठीक है। देखते जाइएगा। अब वो जो बेकरी वाले ने एज अ जो भाई बेकरी वाले ने क्या करा? जो बेकरी वाले ने आटा खरीदा फ्लोर मिल वाले से, वो एज अ इंटरमीडिएट गुड्स ही तो खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि बेकरी वाला अभी उससे क्या बनाएगा? बेकरी वाला उससे ब्रेड बनाएगा, ठीक है। तो एज अ रॉ मटेरियल उसने खरीदा। फ्लोर मिल वाले से बेकरी वाले ने आटा रॉ मटेरियल की तरह ही भाई खरीदा, क्योंकि उससे अभी ब्रेड बनाएगा, तो एज अ रॉ मटेरियल ही तो खरीदा। तो बेकरी वाले ने क्या करा? बेकरी वाले ने अभी अपना एज अ रॉ मटेरियल फ्लोर मिल से खरीदा, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हमारा खरीदा बेकरी वाले ने फ्लोर मिल वाले से, और उसको मैन्युफैक्चर करके शॉपकीपर को 800 रुपए का बेच दिया। तो बेकरी वाले ने कितना कंट्रीब्यूशन करा जीडीपी में? 800 रुपए का, ठीक है। देखते जाइएगा। बट फॉर द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर ने जो ब्रेड खरीदी बेकरी वाले से, तो शॉपकीपर के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। क्यों? क्योंकि अभी वो उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, सेल करेगा जाके। तो शॉपकीपर ने क्या करा? पूरा एंटायर ब्रेड का स्टॉक कस्टमर को बेच दिया 900 रुपए का, ठीक है। तो इसी पूरे इंटायर साइकिल में क्या हुआ था? कि फार्मर ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करा था? फार्मर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करा था 400 रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा फ्लोर मिल वाला था उसने कितना कंट्रीब्यूशन करा था जीडीपी में? 600 रुपए का। फिर उसके बाद हमारा जो बेकरी वाला था उसने कितना कंट्रीब्यूशन करा था? 800 रुपए का। फिर जो हमारा शॉपकीपर था उसने कितना कंट्रीब्यूशन करा था? 900 रुपए का। तो हमारी अगर जीडीपी देखी जाए तो हमारी 2700 हमारी जीडीपी हो गई, ठीक है। बट ये जीडीपी हमारी सही नहीं है, ये हमारी जीडीपी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी खामियां हैं, ठीक है। क्या खामियां हैं वो पढ़ते हैं। देखिए, in the entire chain of the production activity if we overlook the fact that output of one producer is the raw material। देखिए, हमने वही देखा था अभी तक। हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा था कि एक आदमी का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है। जैसे फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा, तो वीट प्रोड्यूस जो उसने करा वो फाइनल गुड था वो फार्मर के लिए, बट वो फ्लोर मिल वाले के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल फ्लोर मिल वाले के लिए जब हो गया, तो फ्लोर मिल वाले ने जब वीट को फ्लोर में चेंज करा,
उसको बेकरी वाले को सेल करा, तो फ्लोर मिल वाले के लिए तो वो क्या कहते हैं फाइनल गुड था, बट बेकरी वाले के लिए वो रॉ मटेरियल था। तो बोलने का मतलब ये है कि एक चीज जो एक आदमी के लिए फाइनल गुड्स थी, वही दूसरे के लिए क्या थी, रॉ मटेरियल थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। जीडीपी एस्टिमेशन अगर हम देखें तो 400 प्लस 600, जो कि एक ये फार्मर ने करा था, ये फ्लोर मिल वाले ने करा था, ये बेकरी ने करा था, ये शॉपकीपर ने करा था 2700। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट दैट ओनली, और हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने ये पढ़ा था कि जीडीपी को काउंट करते टाइम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये तो हमारा एक तरीके से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर देखा जाए, लास्ट में हमारा देखा जाए, जो 400 रुपए का हमारा आटा था, जो 400 रुपए का गेहूं था, उसकी लास्ट में वैल्यू कितनी आई, 900 तो आई। और अगर हम इन सबकी फाइनल सेल ऐड कर देंगे तो हमारी जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। मतलब कि अगर हम 400, 600, 800, 900 ये सब ऐड करते जाएं तो हमारी जीडीपी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। तो जीडीपी को ओवर एस्टिमेट होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, दो मेथड का यूज करते हैं। कौन सा? एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड और एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्या होते हैं? देखिए, फाइनल आउटपुट मेथड ये बताता है कि जितने का आपने लास्ट में, जितने का कस्टमर ने चीज खरीदी है उसकी वैल्यू को सिर्फ ऐड करिए। ठीक है, उसकी वैल्यू को सिर्फ ऐड करिए। और वैल्यू एडेड मेथड बताता है कि जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है सिर्फ उसको ऐड करिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ, 400 रुपए की जब चीज ली थी, तो 400 रुपए की जब चीज ली थी, फिर उसके बाद जो हमारी 400 रुपए का फार्मर ने क्या कहते हैं सेल करा था फ्लोर मिल वाले को, और फ्लोर मिल वाले ने बेकरी वाले को कितने का बेचा था, 600 रुपए का। अब इस 600 रुपए में 400 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी कैसे ओवर एस्टिमेटेड हो रही है, गलत आ रही जीडीपी। तो इस गलत से बचने के लिए जो 2700 हमारी जीडीपी आ रही, तो वो 2700 नहीं आएगी। इस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो मेथड का यूज करते हैं, एक फाइनल आउटपुट मेथड, एक वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड ये बताता है हमारा कि जीडीपी को आप क्या कहते हैं कि जितनी लास्ट में, जितने का कंज्यूमर ने लास्ट में खरीदा है उस वैल्यू को आप लीजिए। अगर आपको जीडीपी सही देखनी है तो जितने का लास्ट में जाके माल बिका है उसको देखिए। जैसे कि लास्ट में कस्टमर ने कितने का माल खरीदा था, 900 रुपए का खरीदा था, तो इसको आप कंसिडर करिए जीडीपी को काउंट करने में। ये नहीं कि फ्लोर मिल वाले ने कितने का फार्मर को बेचा, फार्मर ने उसको कितना, वो नहीं देखिए। लास्ट में जितने का माल बिका, जैसे आप आज आज कोई क्रीम लाते हैं, मान लीजिए बोरो प्लस लाते हैं, ठीक है, तो बोरो प्लस, ये नहीं कि आप कंपनी से बोरो प्लस का रॉ मटेरियल का कितना आया, रॉ मटेरियल वाले ने फाइनल सेल कितने करी, नहीं, बोरो प्लस लास्ट में कितने की बिकी, लास्ट में बोरो प्लस 10 रुपए की बिकी, तो 10 रुपए जीडीपी में काउंट करा जाएगा। ये नहीं कि वो 3 रुपए का वो हुआ, फिर उसने 6 रुपए का बेचा तो 3 + 6, फिर उसने 12 रुपए का बेचा, ऐसे तो जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी। तो जीडीपी एक ओवर एस्टिमेशन से बचने के लिए या डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग फाइनल आउटपुट मेथड का यूज करते हैं। मतलब कि लास्ट में जितने का सामान था, जितने का कस्टमर सामान खरीद रहा है, उसको हम जीडीपी को काउंट करने में ऐड करेंगे। दूसरा हमारा होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 400 रुपए का पहला हुआ था, फिर 600 का हुआ था, फिर 800 का हुआ था, फिर उसके बाद कितने का हुआ था, फिर 900 का हुआ था। तो वैल्यू एडिशन मतलब वो ये होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ उसको आप काउंट करिए। मान लीजिए देखिए पहले तो 400 था, फिर 400 से 600 में गए तो कितना हुआ वैल्यू एडिशन, 200 का हुआ। फिर 600 से 800 में गए तो कितना हुआ वैल्यू एडिशन, 200 का हुआ। फिर 800 से 900 में गए तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 100 का हुआ। तो अगर आपको जीडीपी वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू एडिड मेथड, अगर आपको डबल काउंटिंग को ऐड करना है तो वैल्यू एडिशन बस आप देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वो आप देख लीजिए। तो 400, 200, 200, 400, 200 कितना हुआ, 600, 600, 800 और 100, हमारी वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 900। तो 900 को आप जीडीपी को काउंट करने में यूज करिए। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड के भी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, और फाइनल आउटपुट मेथड से भी हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड कैसे आया। ठीक है, अब देखिए प्रिकॉशंस हैं कुछ। ठीक है, प्रिकॉशंस हैं कुछ। तो प्रिकॉशन सबसे पहला क्या, प्रिकॉशंस मतलब ये होता है कि ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड या नेशनल इनकम को निकालिए तो इन चीजों को याद रखिए, कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, कौन सी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। सबसे पहली बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई भी सेकंड हैंड चीज खरीदते हैं, सेकंड हैंड की चीज कोई हम सेल या परचेस करते हैं, वो जीडीपी में काउंट नहीं होती, क्योंकि जब वो
फाइनल जब वो नई खरीदी गई होगी चीज, तो वो ऑलरेडी क्या कहते हैं नेशनल इनकम में काउंट हो गई होगी, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप सेकंड हैंड गुड्स की भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी आपका ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। मान लीजिए आपने कार शोरूम से लाए आप 1 लाख रुपए की आपकी कार पड़ी, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की आपकी उस साल की जीडीपी में काउंट हो गया। फिर आपने 1 लाख की कार 3-4 साल चलाने के बाद 50,000 की बेच दी, तो 50,000 अगर जीडीपी में काउंट हो जाएगा तो क्या हुआ, हमारे जीडीपी में कितना काउंट हो गया, 1,50,000। और ऑलरेडी हमारी कार की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, तो जीडीपी में ज्यादा काउंट हो गया, ओवर एस्टिमेशन हो गया। ओवर एस्टिमेट जितना प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था उससे ज्यादा हमारा काउंट हो गया जीडीपी में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड हैंड वैल्यू की कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं होती, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी जीडीपी में काउंट नहीं होती। दूसरी बात, कमीशन, जैसे कोई घर बेचता है या क्या कहते हैं कि कार आर कोई बेचते हैं, ब्रोकर होते हैं, तो जो आप उनको कमीशन देते हैं तो वो जीडीपी में काउंट होता है। कोई भी आदमी आपको सर्विस देता है तो आपसे कमीशन चार्ज करता है, तो वो आपका क्या कहते हैं जीडीपी में काउंट होता है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कार यूज बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉय। जैसे ओन अकाउंट, जब आप खुद के लिए कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कार, जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है वो कार खरीदती है अपने ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, तो ओन अकाउंट के लिए खरीद रही है ना, तो ओन अकाउंट जब आप खुद के लिए भी कोई चीज खरीदेंगे तो भी वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड मतलब होता है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द सेल्फ कंजप्शन। जैसे कोई फार्मर है, फार्मर क्या कहते हैं अपने खुद के लिए अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, खुद के लिए अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है बट उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, तो अगर फार्मर खुद के लिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है बट उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है ना। भले चाहे वो मार्केट में सेल नहीं करने जा रहा हो बट वो भी जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि उसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू, भले चाहे वो खुद खा ले रहा हो, मार्केट में कुछ सेल करने जा रहा हो या ना जा रहा हो, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। हाँ, रॉ मटेरियल की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में हमारे इंक्लूड हो ही जाते हैं। इम्प्यूटेड रेंट, अगर आपका कोई जैसे घर है तो घर की कोई एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, रेंटल वैल्यू होगी, अगर आप अपने घर को क्या कहते हैं किराए पे उठाएंगे तो उसकी कोई क्या कहते हैं रेंटल वैल्यू होगी, तो वो भी क्या कहते हैं जीडीपी में काउंट होती है। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन जैसे माँ है, आपकी मम्मी है, तो मम्मी क्या कहते हैं कि जैसे आपके लिए कुछ काम कर रही हैं, घर में खाना बना रही हैं, तो सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन जीडीपी में काउंट नहीं होता है, तो वही यहाँ लिखा है सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारा वैल्यू एडेड खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इनकम मेथड। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।